बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। एफपीएससी लेक्चर उर्दू की तैयारी का आज हमारा बीएड का तीसरा लेक्चर है। सोलो टेक्सोनोमी और ब्लूम्स टेक्सोनोमी को डिटेल से कवर कर चुके हैं हम। अब हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप लोगों को डिस्कस करूंगी कुछ बेसिक चीज़ें बीएड से रिलेटेड जो एफपीएससी लेक्चर उर्दू में आपसे पूछी जा सकती हैं। कुछ बेसिक चीज़ें आपको सिखाने, समझाने, पढ़ाने के बाद एमसीक्यूज़ की एक बुक आपको समझाऊंगी ताकि आप लोगों को आसानी हो, इसलिए कुछ बेसिक चीज़ें आज ही बता देती हूँ। जैसे असेसमेंट क्या होता है, एवल्यूएशन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, टीचिंग एड्स क्या होता है, बेसिक चीज़ें सारी बता देती हूँ। अक्सर कैंडिडेट्स कहते हैं कि हमें पता नहीं होता, और मोस्टली को पता भी होता है। इसलिए मेरी आदत है कि मैं जब भी पढ़ाती हूँ आसान चीज़ें सबसे पहले पढ़ाती हूँ, ताकि जिन्हें नहीं पता उन्हें भी पता चल जाए और आगे वाले लेक्चर्स उन्हें आसानी से समझ आ जाएं। और अब एक चीज़ नोट कीजिएगा, आप लोग छुट्टियों की रिक्वेस्ट मुझे दोबारा नहीं करनी, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 2 छुट्टियां काफ़ी हैं। गर्ल्स कह रही थी कि हमें आशूबे चश्म की वजह से 4 छुट्टियां मिली हैं, हमें भी 4 होनी चाहिए। अल्लाह के बंदों, मैं आप लोगों का फ़ायदा ही सोचती हूँ। मैं लेक्चर्स शेयर कर दूँगी ग्रुप में, आप पढ़ो ना पढ़ो ये आप पे डिपेंड करता है। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? ये भी बच्चों को ऑब्ज़र्व करने का तरीका है। मेजरमेंट भी, असेसमेंट भी, एवल्यूएशन भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं टेस्ट की। यानी कि मेजरमेंट कौन सा टेस्ट है? होते सारे टेस्ट हैं, बच्चों को ऑब्ज़र्व करने के लिए ही टेस्ट लिए जाते हैं। ऑब्ज़र्व करने के कौन से अंदाज को मेजरमेंट कहते हैं, कौन से को असेसमेंट कहते हैं, कौन से को एवल्यूएशन कहते हैं, ये सारे डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं। और याद रखिएगा, बीएड, एमएड या एजुकेशन के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके क्यूज टाइप होता है ना पेपर में, तो उनके चारों आंसर्स को देख के ऐसा लगता है कि सारे ठीक हैं, लेकिन उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है उसे चूज़ करना होता है। आगे चल के आपको समझ आ जाएगी जब मैं एमसीक्यूज़ वाली बुक पढ़ाऊंगी आप लोगों को। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट से मुराद बच्चों से वो टेस्ट जिसमें जब कोई बच्चों से टेस्ट लिया जाता है और मार्किंग के बाद बच्चों के जो नंबर होते हैं, हासिल करदा नंबर, जब उन्हें डिजिट्स में शो किया जाता है। के तौर पे अक्सा ने लिए कल वाले टेस्ट में, परसों वाले टेस्ट में 10/8, 10 में से 8 लिए, 80% लिए थे, और सिद्रा ने 70% लिए थे, और मिशी ने लिए थे, मिशाल आप माइंड तो नहीं करती, मैं आपको मिशी कहती हूँ, मिशी ने लिए थे 50%। और मैंने कहा था खैरियत है मिशाल, आपने पढ़ा नहीं था क्या? ये जो मार्क्स होते हैं ना, डिजिट्स की शक्ल में जो बच्चों के शो किए जाते हैं उसे कहते हैं यानी कि बच्चों का रिजल्ट मेजर करना डिजिट्स की शक्ल में, उसे कहते हैं मेजरमेंट। अब आते हैं असेसमेंट पे। असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट में बच्चों का किसी भी शक्ल में टेस्ट लेने के बाद, चाहे वो ओरल टेस्ट हो, चाहे रिटन टेस्ट हो, चाहे उन्हें किसी एक्टिविटी के ज़रिए ऑब्ज़र्व कर रहे हों, किसी भी तरह का उनका टेस्ट लेने के बाद नंबरों में रिज़ल्ट शो नहीं किया जाता, बल्कि अल्फाज में राय दी जाती है कि इसने कैसा परफॉर्म किया है। मिसाल के तौर पे टीचर्स से पूछा जाता है, हेड पूछते हैं या कोई भी कोऑर्डिनेटर पूछता है, कोई भी पूछता है, तो टीचर्स उस बच्चे के नंबर नहीं बताते, परफॉर्मेंस उसकी अल्फाज के ज़रिए शो करते हैं कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, या ये फ़लाँ दर्जे पे है, ये ज़हीन है, फ़तीन है, नालायक है, क्या है। उसकी काबिलियत को अल्फाज के ज़रिए उसे फीडबैक जैसे दिया जाता है, उसकी खूबियाँ, ख़ामियाँ, उसकी प्रोग्रेस को किसी भी तरह से अल्फाज के ज़रिए बयान करना, चाहे वो अल्फाज रिटन फॉर्म में हो या आप किसी मीटिंग में डिस्कस करें, या बता दें किसी को जाके, या रिटन फॉर्म में भेजें अपने हेड को या किसी को भी, या बच्चों के पेरेंट्स को। नंबरों की शक्ल में रिज़ल्ट नहीं होना चाहिए, अल्फाज की शक्ल में जो भी उसके प्रोग्रेस के बारे में जो कुछ भी आपने पेरेंट्स को लिखा, हेड को लिखा, या फ़ोन पे बताया, या जिस तरह भी बताया, उसे कहते हैं असेसमेंट। नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन हमारे पास एवल्यूएशन। एवल्यूएशन क्या होता है? ये टेस्ट सबसे आखिर में लिया जाता है, यानी कि आपने बच्चों को पढ़ाया, पूरा साल पढ़ाने के बाद सबसे आखिर में जो पेपर लिए हैं, या तो सबसे आखिर में, या जो सेमेस्टर सिस्टम होता है
फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फाइनल टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, हर इदारे के डिफरेंट होते हैं। फाइनल टर्म, फर्स्ट टर्म पूरे 3-4 महीने पढ़ाने के बाद फर्स्ट टर्म लिया, वो भी एवोल्यूशन में आ जाएगा। सेकंड टर्म लिया मज़ीद 3-4 माह या 6 माह पढ़ाने के बाद, नेक्स्ट कुछ ड्यूरेशन पढ़ाने के बाद फाइनल टर्म लिया। जैसे हमारे स्कूल में फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होते हैं, फिर सेकंड टर्म के होते हैं और फिर फाइनल होते हैं, हर 4 माह पे बाद पेपर होते हैं। तो इस तरह जो किसी भी सेशन के एंड में जो जायज़ा लिया जाता है बच्चों का, और उसमें नताइज में राय कायम करके फीडबैक दिया जाता है, और गलतियों और कमियों कोताहियों को नज़र करके, यानी उन पे नज़र रख के, गलतियाँ क्या हैं, कमियाँ कोताहियाँ क्या हैं, बच्चे ने मार्क्स अच्छे क्यों नहीं लिए, क्या वजह है, क्या वो स्ट्रेस में था, अच्छा बच्चा था, पढ़ने की हमेशा पोजीशन लेता था, इस बार अगर पोजीशन नहीं ली तो क्या वजह है, क्या स्ट्रेस है उसे, वो बीमार तो नहीं था, या हमेशा अच्छा बच्चा पढ़ने वाला थोड़ा सा डाउन हो जाता है, या कहते हैं कि ये बच्चा तो पोजीशन नहीं लेता था, इस बार पोजीशन क्यों ले ली है और कैसे ले ली है, कौन सी एक्टिविटीज़ से ज़्यादा उसने गेन किया, वगैरह वगैरह। उसके नताइज के बारे में फ़ीडबैक दिया जाता है कि इस बच्चे में कौन सी कमी कोताही है और इसे इम्प्रूव करने के लिए मज़ीद क्या प्लान करना चाहिए, या अगर इस बच्चे ने पहले की निस्बत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लिए हैं तो क्यों लिए हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ से वो ज़्यादा गेन कर रहा है, उसे उसी मेथड से पढ़ाया जाना चाहिए। इस तरह के रिज़ल्ट को कहते हैं एवोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट। असेसमेंट की बुनियादी जो अक़साम होती हैं वो 2 होती हैं, सम्मेटिव और फॉर्मेटिव। सम्मेटिव क्या होता है, फॉर्मेटिव क्या होता है, ये भी आप लोगों को बताए चलती हूँ। लेकिन इसके अलावा टेस्ट की मज़ीद कुछ अक़साम्स होती हैं, वो भी मैं डिटेल से बताऊंगी। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए पेपर में असेसमेंट टाइप्स का, तो वो होती हैं 2 टाइप्स, जो सबसे बड़ी टाइप्स होती हैं। वैसे छोटी छोटी तो बहुत सारी फिर शाखें निकलती जाती हैं इन चीज़ों की। फॉर्मेटिव और सम्मेटिव असेसमेंट क्या होती है? फॉर्मेटिव ऐसा टेस्ट ड्यूरिंग टीचिंग, यानी टीचिंग के दौरान बच्चे को असेस करना, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। यानी कि अगर आप कोई लेक्चर दे रहे हैं बच्चों को, तो लेक्चर के दौरान क्वेश्चनिंग करना, क्वेश्चंस पूछना बच्चों से, या लेक्चर के एंड में बच्चों से क्वेश्चंस करके ऑब्ज़र्व करना कि बच्चों ने क्या कुछ सीखा इस लेक्चर से, कितना उन्होंने फोकस किया, या कितना उन्हें समझ आया या नहीं आया। या साबका लेक्चर से क्वेश्चन करना, सुबह सुबह जैसे टीचर्स का मेथड होता है, लेक्चर देने से पहले पिछले सबक से क्वेश्चन करना और उसी से अपने नए लेक्चर को लिंक करना। मेरा तो यही मेथड है, पिछले लेक्चर से जो कल लेक्चर दिया उसमें से क्वेश्चंस करके जो दूसरा लेक्चर देना है उससे पिछले वाली एग्जांपल्स के साथ लिंक करना, ताकि बच्चों को पीछे वाला भी ना भूल जाए और आगे भी उन्हें मज़ीद उनके नॉलेज में इजाफा हो जाए। इसे कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें कौन से की पॉइंट्स हैं, यानी कि क्वेश्चन करना, आंसर, बच्चों के आंसर्स पे फोकस करना, और सेल्फ असेसमेंट, बच्चों को कुछ पढ़ाने के बाद सेल्फ असेसमेंट देना उन्हें। बेशक सेल्फ असेसमेंट ड्यूरिंग क्लास हो या होमवर्क के तौर पे दे दी जाए, कि यानी कि मिसाल के तौर पे आप उन्हें पढ़ा रहे हैं नाउन, छोटे बच्चों को नाउन के बारे में आपने पढ़ा दिया, चंद एग्जांपल्स भी बता दी, और फिर उनसे कहें कि हर बच्चे ने असेसमेंट उन्हें दे दें, हर बच्चे ने 5 या 10 या कुछ इतनी एग्जांपल्स नाउन की देनी है, किसी ने पर्सन की देनी है, किसी ने प्लेस की देनी है, किसी ने किसी नॉन लिविंग थिंग की देनी है। इस तरह से असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट देना, यानी वो अपने दिमाग को लड़ा के एग्जांपल्स दें। उसके बाद होता है ऑब्जर्वेशन, बच्चों को ड्यूरिंग क्लास ऑब्ज़र्व करना। ड्यूरिंग क्लास का ये मतलब नहीं है कि उसी दिन जो कुछ पढ़ाया उसी को ऑब्ज़र्व करना। एक होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होती है समझाऊंगी, देन आपको फॉर्मेटिव अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया एवोल्यूशन के बारे में, आखिरी जायज़ा, आखिरी टेस्ट। जब भी मैं सहन में बैठ के पढ़ाने लगती हूँ बड़ी डिस्टर्ब होती हूँ, हमसायों की आवाज़ें भी मेरे ख्याल में आपको रिकॉर्डिंग में सुनाई देती होंगी, उनके बच्चों का शोर। अभी मैं रूम में जाके रिकॉर्ड करती हूँ, थोड़ा सा वेट। सम्मेटिव असेसमेंट होता है आखिरी जायज़ा, यानी किसी भी सेशन के एंड में ट्रेनिंग हो रही है, अगर
किसी भी ग्रुप की, तो उनकी ट्रेनिंग के एंड में जो जायज़ा लिया जाता है, लास्ट पेपर लिया जाता है उन्हें ऑब्ज़र्व करने के लिए कि उन्होंने कहाँ तक गेन किया, या सेशन के एंड में, या फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के तौर पे। इसी तरह कोई भी ड्यूरेशन होता है उसके एंड में क्लास चाहे किसी भी किस्म की है, छोटी क्लासेस हैं, स्कूल है, कॉलेज है, कोई ट्रेनिंग है, कोई पुलिस की ट्रेनिंग है, कोई भी लेवल है क्लास का, उसके एंड में जो टेस्ट लिया जाता है उसे कहते हैं सम्मेटिव असेसमेंट। और जो क्लास के दौरान लिया जाता है, मिसाल के तौर पे 3 माह का हमारा सेशन है, 3 माह पढ़ाने के बाद एंड में जो टेस्ट लिया वो है सम्मेटिव असेसमेंट। लेकिन उन 3 माह के दौरान बच्चों की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करने के लिए आप जितने भी टेस्ट लेते रहेंगे वो होंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट। आई होप अच्छे से समझा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ये क्या होता है भाई? डायग्नोस्टिक असेसमेंट में किसी भी बच्चे, किसी भी कैंडिडेट, किसी भी स्टूडेंट की खूबियों और ख़ामियों को परखा जाता है। उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना है उनका अंदाज़ा किया जाता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चा आगे नहीं बढ़ रहा ये भी ऑब्ज़र्व किया जाता है। यानी कि किसी भी कैंडिडेट को मुकम्मल तौर पे परखना डायग्नोस्टिक असेसमेंट में होता है। इसकी एग्जांपल्स आपको दूं, इंटरव्यू में भी इंसान के कॉन्फिडेंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग को परखा जाता है। मुझे याद है जब मेरा लेक्चरर उर्दू का इंटरव्यू हो रहा था तो लेडी थी, वो मुझसे क्वेश्चन कर रही थी मुसलसल। चेयरमैन बार बार मुझसे मेरे सवालात को गौर से सुन के कुछ नोट किए जा रहा था। और तीसरा जो बंदा बैठा हुआ था, मुझे लगता था वो साइकोलॉजिस्ट था। वो क्या कर रहा था, उसकी आइज़ भी नहीं, पलकें भी नहीं झपक रही थी, वो मेरी बॉडी लैंग्वेज को इतना ऑब्जर्व कर रहा था। मैं जब बोल रही थी, जब मेरे हाथ मूव किस तरह कर रहे हैं, मैं कितना कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ, या सब कुछ एवरीथिंग को वो ऑब्ज़र्व कर रहा था। और इतना डीपली कर रहा था कि उसकी नज़रें हट नहीं रही थी, उसकी आइज़ की पलकें भी नहीं झपक रही थी। मैंने जब उसे गौर से देखा तो इंटरव्यू में इंसान की खूबियों और खामियों को परखा जाता है और डिस्कशन के ज़रिए परखा जाता है। किसी भी बंदे से डिस्कशन करके कि वो कितना मतलब कि किसी भी बात को डिफ़ाइन कर सकता है, उसका दिमाग कहाँ तक काम करता है, असेसमेंट के ज़रिए या प्रीवियस वर्क के ज़रिए। असेसमेंट कोई दे के परखा जाता है, मिसाल के तौर पे जैसे अभी मैंने एक नाउन की एग्जांपल दी है कि छोटे बच्चों को अगर आपने नाउन पढ़ाया तो एक्स्ट्रा चंद एक एग्जांपल्स देने के बाद अपनी तरफ से एग्जांपल्स लिख के लाने को कहें, या उसी वक्त ड्यूरिंग क्लास उन्हें कहें कि आप एग्जांपल्स दें। इसके अलावा प्रीवियस वर्क से ऑब्ज़र्व किया जाता है किसी भी बच्चे को। जैसे हमारे स्कूल में, हमारा जो सिस्टम स्कूल है, शायद आपको पता है या नहीं है, मैंने ग्रुप वालों को तो बताया हुआ है कि हमारा एक प्राइवेट सिस्टम स्कूल भी है। तो उधर जब भी कोई एडमिशन आता है, हम उसके प्रीवियस वर्क को देखते हैं, पिछले स्कूल की जो उसकी रिज़ल्ट की फ़ाइल होती है वो देखते हैं। और सिर्फ उसी पे फोकस नहीं करते, वो रिज़ल्ट देखने के बाद हम मतलब अक्सर प्राइवेट स्कूल्स ऐसे भी होते हैं, अब सबकी बात नहीं करती मैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बच्चों का पेपर सही करवा के पेरेंट्स को अच्छा रिज़ल्ट शो करते हैं कि हम आपके बच्चे को सही पढ़ा रहे हैं। हालांकि और उसी फ़ाइल की बिना पे हम बच्चे को एडमिशन नहीं देते प्रीवियस स्कूल की फ़ाइल देख के। हम प्रीवियस स्कूल की फ़ाइल भी देखते हैं और पेरेंट्स के सामने जब वो बच्चे को एडमिशन के लिए लेके आते हैं, बच्चे से टेस्ट लेते हैं, रिटन भी, ओरल भी। बुक्स से रीडिंग सुन ली, टेबल सुन लिया, उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, बेटा नाम क्या है, छोटा बच्चा है तो उसी लेवल के हिसाब से उसका कॉन्फिडेंस भी देख लेते हैं और बच्चा कितना चालाक है सब कुछ उसी 5 मिनट में, 2-4 मिनट में ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम आपके बच्चे को किस क्लास में एडमिशन देंगे। ये हमारे स्कूल के लेवल का है भी। अगर आपका बच्चा फलां स्कूल से 4 क्लास में पढ़ रहा था और अब वो 5 में प्रमोट होके आया है, तो क्या ये हमारे स्कूल में 5 के लायक है भी, या हम इसे 3 में बिठाएंगे, ये चल सकता है या नहीं चल सकता। ये सब कुछ हम प्रीवियस वर्क से ऑब्ज़र्व करते हैं और बच्चे का रिटन ओरल टेस्ट लेके और उसको इंट्रोड्यूस करवा के कि बेटा आपका नाम क्या है, उसका इंट्रोडक्शन लेके बेटा आप कौन सी क्लास में हो, सब कुछ पूछ के अंदाज़ा करते हैं, डिसाइड करते हैं कि ये बच्चा हमारे स्कूल में किस क्लास के लायक है, हम इसे कौन सी क्लास में बिठाएंगे। ये होता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट।
अच्छा, एक और टेस्ट भी होता है प्लेसमेंट टेस्ट, इन्हें आप नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत फ़ायदा देंगे क्वेश्चंस। आगे चल के जो मैं लेक्चर्स समझाऊंगी आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छी तरह समझा हुआ होगा तो। एक और टेस्ट होता है प्लेसमेंट टेस्ट, ऐसा टेस्ट जिसमें बच्चों के नॉलेज का मकाम चेक किया जाता है। मसलन लेक्चर से पहले प्रीवियस लेसन से सवाल वगैरह करना। फॉर एग्ज़ाम्पल एंट्री टेस्ट, जैसे हम मैंने अभी एग्जांपल दी, हमारे स्कूल में बच्चा एंटर होता है तो हम उससे एंट्री टेस्ट लेते हैं। और एप्टीट्यूड टेस्ट, इसकी भी एग्जांपल दूंगी आपको, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है आगे चल के। इस तरह के जो एंट्री टेस्ट लिए जाते हैं बच्चों से प्रीवियस लेसन वगैरह का पूछ के, उन्हें प्लेसमेंट टेस्ट भी कहते हैं। अगर पेपर में आ जाए कि प्रीवियस लेसन या प्रीवियस फाइल या प्रीवियस वर्क से बच्चे को ऑब्जर्व करने वाला टेस्ट कौन सा होता है, और डायग्नोस्टिक असेसमेंट ऑप्शंस में ना हो और प्लेसमेंट टेस्ट हो, देन आपने उसे चूज़ कर लेना है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट में ऐसा टेस्ट है ये जिसमें कोई भी स्टूडेंट या कोई भी कैंडिडेट हाल में क्या कुछ कर सकता है, बेहतर कारकर्दगी के हुसूल के लिए उसे ऑब्ज़र्व किया जाता है, यानी कि वो हाल में क्या कुछ कर सकता है। अब उसकी खूबियों और ख़ामियों को ऑब्ज़र्व करके मज़ीद उसके लिए कोई प्लान नहीं करना। जैसे पीपीएससी का टेस्ट है, आप जॉब के लिए देने जा रहे हैं, ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट के ज़िम्रे में आ सकता है कि किसी भी बंदा हाल में क्या कर सकता है। इसमें ऑब्ज़र्व किया जाता है कि आप लेक्चरर का टेस्ट देने जा रहे हो, उस टेस्ट के ज़रिए परखा जाता है कि अगर आप टेस्ट पास करते हो देन आप इंटरव्यू के लिए अहल हो, हाल में आप क्या कर सकते हो। ऐसा टेस्ट जिसके ज़रिए सिर्फ ये परखा जाए कि अब इंसान किस लायक है, उसे कहते हैं मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। इसमें आपकी खूबियों खामियों को परखने के बाद आपकी इस्लाह के लिए मज़ीद कोई प्लान नहीं किया जाएगा, बस ये ऑब्ज़र्व किया जाता है कि आगे चल के आप अपनी कौन सी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। बस इतना जांचने के लिए आपसे जो टेस्ट लिया जाता है उसे कहते हैं मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास टीचिंग एड्स। ये क्या होती हैं? टीचिंग एड जो टीचिंग में मददगार साबित होती हैं, मुआवनात तदरीस, उर्दू में इन्हें कहते हैं मुआवनात तदरीस। वो चीज़ें जो तदरीस के दौरान, पढ़ाने के दौरान आपके लिए फ़ायदा दें, मददगार साबित हों, आपके लेसन को आसान बना के बच्चों को समझाने में हेल्पफुल साबित हों, वो होती हैं टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स की कितनी टाइप्स हैं? 2। कौन सी? ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स जिन्हें देखा जा सके और सुना भी जा सके। जैसे ऑडियो वाली जो होती हैं, मिसाल के तौर पे अब मैं जैसे आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, विजुअल भी है क्योंकि आप मेरी जो प्रेजेंटेशन होती है, जो भी बुक होती है या कोई एक पेज होता है लेक्चर का, उसे देख भी रहे होते हैं, या मैं वाइट बोर्ड के ज़रिए पढ़ा रही हूँ, उसे आप देख रहे हैं। विजुअल एड्स हैं जिन्हें देखा जा सकता है, ऑडियो जिन्हें सुना जा सकता है। 2 टाइप्स हैं, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स। विजुअल में जिन्हें देखा जा सकता है और ऑडियो में जिन्हें सुना जा सकता है। और कुछ ऐसी होती हैं जो ऑडियो विजुअल दोनों होती हैं, जिन्हें देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। जैसे ये मेरा लेक्चर है, जैसे आप लोग प्रोजेक्टर पे बड़े बड़े इदारों में प्रोजेक्टर पे पढ़ाते हैं, जैसे छोटी छोटी पीजी क्लास के रूम्स में, ईसीई रूम्स में, ईसीई रूम्स यानी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्ले ग्रुप का जो रूम होता है, वेल डेकोरेटेड पीजी के बच्चों के हवाले से होता है, उसमें एलईडी लगे हुए हैं, उनमें बच्चों के लिए राइम्स चल रही हैं, उन्हें बच्चे सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। कुछ एड्स ऐसी हैं जो सिर्फ विजुअल हैं, कुछ ऑडियो विजुअल हैं, कुछ सिर्फ ऑडियो हैं, लेकिन जो बेसिक टाइप्स हैं वो 2 हैं, ऑडियो और विजुअल एड्स। नेक्स्ट है हमारे पास एनालिटिकल स्किल। एनालिटिकल स्किल क्या होता है, इसको भी ब्रीफली बता दूं। अचानक आने वाले मसाइल को हल करने के लिए ये स्किल्स इस्तेमाल होते हैं। किसी चीज़ का मुशाहिदा करें और उस मुशाहिदे को जहन में महफूज करते जाएं, फिर इस मालूमात को अरेंज करना,
हर मौजू की इन्फॉर्मेशन अलग अलग करना, मसले की वजह मालूम करना और फिर मुनासिब हल बताना अपनी पुरानी मालूमात और तजर्बात के ज़रिए। मिसाल के तौर पे मैंने कंप्यूटर सीखा और फिर छोड़ दिया, कोर्स है मेरे पास, उसके किया, मिसाल दे रही हूँ, वैसे किए हुए हैं ये मैंने, उसे भी मैंने छोड़ दिया। सीख लिया, नॉलेज है, स्किल्स हैं, मौजूद हैं जहन में। फिर मैंने स्कूल मैनेज करना शुरू कर दिया, फिर मैंने एकेडमी में पढ़ाना शुरू कर दिया, उसके बाद मैंने मतलब डिफरेंट कंप्यूटर की क्लासेस पढ़ाना शुरू कर दी, मिसाल दे रही हूँ। चेंज होता गया मेरा प्रोफेशन, मेथड, टीचिंग मेथड भी चेंज होते गए हर हर लेवल के बच्चों के। इसी तरह कॉलेज लेवल के बच्चों को पढ़ाना हो, एमए वालों को पढ़ाना हो, किसी को भी पढ़ाना हो, एकेडमी में पढ़ाना हो या स्कूल्स में पढ़ाना हो, डिफरेंट मेथड्स होते हैं टीचिंग के। सेम इसी तरह मतलब वो कट ऑफ हो गई मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग वाले शोबे से, कंप्यूटर वाले से, जब मैंने उर्दू पढ़ाना स्टार्ट की। लेकिन जब अब आगे चल के हम बुटीक बना लेते हैं, वैसे अगर आप लोगों ने कपड़े ऑर्डर करने हो तो मुझे बताइएगा, हमारी बुटीक भी है। आगे चल के कुछ अर्सा बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद बुटीक बना लेते हैं या नहीं बनाते। एग्जांपल देती हूँ, मैं कहीं जाती हूँ, मिसाल को समझिएगा ज़रा, मैं कहीं जाती हूँ और वहाँ कोई कपड़े सिलाई कर रही है लेडी, उससे ड्रेस ख़राब हो जाता है, वो बड़ी परेशान होकर बैठी हुई है कि मैंने तो फलां बंदे का सूट ख़राब कर दिया, और उस मसले को मैं हल कर देती हूँ। पहले मैं उसे समझती हूँ कि कैसे ख़राब कर दिया, फिर मैं उसे देखती हूँ, फिर बंदे कौन सा बंदा है, किस एज का है, उसी के हिसाब से वो जो कपड़ा ख़राब हो गया उसी के हिसाब से फ़ैशन के तौर पे उसे डिज़ाइनिंग में ढाल देती हूँ ख़राब कपड़े को। ये भी सोचती हूँ कि वो यंग लड़की है तो उसी के हिसाब से डिज़ाइन बनाना है, ओल्ड लेडी है तो उसी के हिसाब से डिज़ाइन बनाना है, ताकि उसकी एज के मुताबिक उसे सूट भी करे वो फ़ैशन। सोच समझ के उस मसले का हल निकाल लेती हूँ। और ये मैंने कैसे निकाला, क्योंकि मेरा पुराना नॉलेज था ड्रेस डिज़ाइनिंग का, उस पुराने नॉलेज से मैंने कभी आगे चल के किसी मसले का हल निकाल लिया। इसे कहते हैं एनालिटिकल स्किल। नेक्स्ट है हमारे पास टिपिकल परफॉर्मेंस। व्हाट इज़ टिपिकल परफॉर्मेंस? ऐसा टेस्ट जिसके ज़रिए ये अंदाज़ा किया जा सके कि कोई शख्स मुस्तकबिल में क्या कुछ करने के काबिल हो जाएगा। यानी कि जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह में टेस्ट लिया जाता है, एंट्री टेस्ट, हाल में क्या करने के काबिल हो जाएगा, ये था मैक्सिमली टिपिकल परफॉर्मेंस। ये क्या है? टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट, ऐसा टेस्ट जिसके ज़रिए ये अंदाज़ा किया जा सके कि कोई शख्स मुस्तकबिल में क्या करने के काबिल हो जाएगा। आप एमफिल के लिए जाते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में टेस्ट देते हैं, एंट्री टेस्ट, तो उस टेस्ट के ज़रिए आप लोगों को ऑब्ज़र्व किया जाता है कि आप इन फ्यूचर एमफिल कर भी पाएंगे या अपना और यूनिवर्सिटी का टाइम वेस्ट करेंगे, सिर्फ फीसें ज़ाय करेंगे। क्या आप गेन करना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए आपने एमफिल के लिए अप्लाई किया है, आप उसका बेसिक नॉलेज रखते हैं? एमफिल करने जो जा रहे हैं आप, उसको उसमें आप क्या वाकई मास्टर हैं? आप इन फ्यूचर एमफिल कर भी पाएंगे या नहीं? ऐसा टेस्ट जिसमें ये सब ऑब्जर्व किया जाए उसे कहते हैं टिपिकल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है हमारे पास CRT एंड NRT। CRT स्टैंड्स फॉर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ऐसा टेस्ट, इस टेस्ट में एक फाइनल क्राइटेरिया होता है, जो उसको पार कर गया वो पास और जो ना कर सका वो फेल। मिसाल के तौर पे CSS में जैसे होता है 40% आपने ले लिए तो आप फेल, इंटरव्यू में अगर आपने 50% ले लिए तो पास, अदरवाइज फेल। ये होता है CRT। CRT स्टैंड फॉर, ये छोटी छोटी चीज़ें जहन नशीन कर लीजिए, पेपर में इसी तरह के सवाल आते हैं। CRT स्टैंड फॉर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। इस टेस्ट में एक फाइनल क्राइटेरिया होता है, जो इसको पार कर गया वो पास, जो उसको पार ना कर सका वो फेल। नेक्स्ट है हमारे पास NRT, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट।
इस टेस्ट में दो बच्चों के दरमियान या दो से ज़्यादा कैंडिडेट्स के दरमियान एक परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। जायज़ा लिया जाता है कि इनमें सबसे ज़्यादा टॉपर कौन होगा, जैसे जॉब लेवल का टेस्ट होता है। CSS में अगर आप उनके क्राइटेरिया को क्रॉस कर जाते हैं देन आपको जॉब मिल जाएगी। 4 करते हैं, 6 करते हैं, 8 करते हैं, जितने भी करते हैं। लेकिन PPSC में 4 सीटें हैं, जैसे अभी FPSC लेक्चरर उर्दू फ़ीमेल की 6 हैं, पंजाब की 6 हैं, तो 6000 हैं, 60,000 हैं, 1600 हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनमें से टॉपर 6 वाले चूज़ होंगे। ये होता है NRT, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। इस टेस्ट में 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट्स का मुकाबला होता है। जो बेहतर परफॉर्म करे वो जीत जाता है, जबकि CRT में क्राइटेरिया होता है, जो उस क्राइटेरिया को क्रॉस कर जाए वो कामयाब होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एप्टीट्यूड टेस्ट। अभी मैंने एक एग्जांपल भी दी थी एप्टीट्यूड टेस्ट की प्लेसमेंट टेस्ट में। एप्टीट्यूड टेस्ट में इंसान की परफॉर्मेंस और उसकी सलाहियतों का जायज़ा लिया जाता है कि उसमें कौन कौन सी सलाहियतें मौजूद हैं। जैसे किसी भी इदारे में एक बच्चे को सिर्फ तालीम नहीं दी जाती, निसाबी सरगर्मियों के साथ हम निसाबी सरगर्मियों के ज़रिए भी उसे ऑब्ज़र्व किया जाता है। उससे ड्राइंग का भी टेस्ट लिया जाता है, उससे रिटन भी लिया जाता है। फिर डिसाइड किया जाए बच्चा क्या कर सकता है। इसे आर्ट्स में जाना चाहिए, इसे साइंस में जाना चाहिए, इसे मेडिकल में जाना चाहिए, इसे इंजीनियरिंग में के शोबे में जाना चाहिए, इसे BS करना चाहिए, इसे टीचिंग फील्ड में जाना चाहिए। ये किस टाइप की सलाहियतें रखता है, ये कहाँ ऑब्ज़र्व किया जाता है? एप्टीट्यूड टेस्ट में। एक बच्चा ज़हीन है बहुत ज़्यादा, ये मेडिकल फील्ड में जा सकता है। एक नहीं जा सकता, नॉर्मल, उसे आसान सी उसी की ज़हानत के मुताबिक तालीम दी जाए। ये एप्टीट्यूड टेस्ट में डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट है ZOPD, स्टैंड्स फॉर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। Z जोन, O ऑफ, P प्रॉक्सिमल, D डेवलपमेंट। ZOPD क्या होता है ये? जब कोई लर्नर, कोई सीखने वाला किसी अपने क्लास फेलो या दोस्त की मदद से अपने नॉलेज को बढ़ा सके, यानी ज़्यादा सीख ले किसी साथी की मदद से, देन कहा जाता है कि ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। यानी टीचर ने तो सबको एक मेथड से सिखा दिया, लेक्चर मेथड से, बच्चे ने कुछ सीख लिया, लेकिन किसी की गाइडेंस, किसी क्लास फेलो, किसी और साथी, किसी ट्यूशन फेलो, किसी भी मेंबर से वो अलहदा से बहुत ज़्यादा हेल्प लेता है और सीख जाता है, ज़्यादा सीख जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है? इसमें जो लोग काम कर रहे हो बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, चाहे वो किसी भी ग्रुप के लोग हों। क्लास में काम कर रहे हैं बच्चे, ट्रेनिंग में बहुत सारे कैंडिडेट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं, और या किसी भी किस्म का काम है, मज़दूरी कर रहे हैं, किसी भी इदारे, इंजीनियरिंग के शोबे से रिलेटेड कोई भी बंदे हैं, कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल हो रहा है, किसी को भी अगर किसी भी ग्रुप को आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो उनके बिहेवियर को स्टडी करना काम के दौरान इंसान का जो असल बिहेवियर होता है वो नज़र आता है, क्योंकि काम के दौरान बंदा थका बैठा होता है, कोई बोल दे तो उसके गले पड़ जाता है, उससे उसकी नेचर का पता चल जाता है, या स्ट्रेस में होता है या रिलैक्स होता है कभी तो किस तरह बोलता है। ये सारे पीरियड के दौरान, काम के दौरान बिहेवियर ऑब्ज़र्व करना और उनकी नेचर को स्टडी करना क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मज़ीद इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूँगी। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।